हाय फ्रेंड्स। अभी हम डिस्कस करेंगे अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल 368 में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इससे डायरेक्टली पूछे गए हैं। लाइक अब स्टेटमेंट वाइज पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में। अब अपकमिंग जितने भी एग्ज़ाम हैं, आप यूपीएससी प्रीलिम्स ले लीजिए, CDS CAPF ले लीजिए, जितने भी एग्ज़ाम है यूपीएससी के, अदर स्टेट PCS के, सबके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहाँ पे देखते हैं ज़रा इसके कुछ प्रोसीजर क्या हैं और क्यों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की ज़रूरत पड़ती है। क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है, रिजिड है, इससे पता चलता है ना जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। क्या क्या प्रोविज़न को हम बस सिंपली यूं ही अमेंड कर लेंगे, कौन कौन से प्रोविज़न को अमेंड करने के लिए भाई सर दुखाने पड़ेंगे, हमें स्टेट की परमिशन लेनी पड़ेगी, बिल्कुल लेनी पड़ सकती है। तो वो सब हम चीज़ें यहाँ पे थोड़ा आराम से देखेंगे, बने रहिए मेरे साथ। आपको एंड तक बहुत मज़ा आएगा। अगर आप पॉलिटी पढ़ते हैं और समझते हैं तो पूरी तरह आपको लाइन बाय लाइन में चीज़ों को समझाऊंगा यहाँ पे, और इसके बाहर आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप लक्ष्मीकांत की किताब खोल के देख लीजिए, क्योंकि देखिए हमने कहीं ना कहीं सोर्स वहीं से लिया है। तो मेरे साथ आप सुन लीजिए, उसके बाद बुक को एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए, मोर देन इनफ है। और रिवाइज तो आपको करना पड़ेगा। और आपको ये नोट्स का एक्सेस मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, सो प्लीज़ उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए आर्टिकल 368 में बात किया जा रहा है यहाँ पे अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 2-3 क्वेश्चन डायरेक्टली स्टेट PCS का फेवरेट कौन से पार्ट में आता है भाई। पहला क्वेश्चन सबसे पहले तो आजकल उनका प्यारा क्वेश्चन बन गया भाई, कौन सा आर्टिकल कौन से पार्ट में, पता नहीं मतलब इससे क्या मिल जाएगा, बट अब पूछते हैं। पार्ट 20 में आएगा अमेंडमेंट। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का जो तरीका है, हमने वो कहाँ से ले रखा है, ये जो प्रोविजन है वो हमने कहाँ से लिया है, वो हमने लिया साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। अब देखिए, अब पूछा जाएगा कि भाई ये नहीं हमने कॉपी पेस्ट किया क्या। देखिए हमने कॉपी पेस्ट नहीं किया, जो तरीका वहाँ पे है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, हमारे पास भी वही तरीका है। ठीक है, मेरा बोलने का है मतलब। और उसमें हमने अपने तरीके से जोड़ रखा है कि कौन सी चीज़ हम सिंपल मेजॉरिटी से करेंगे, कौन सी चीज़ हम स्पेशल मेजॉरिटी से करेंगे, कौन सी चीज़ के लिए हमें स्टेट की परमिशन चाहिए, ये हमने वहाँ पे तरीका अपना जोड़ रखा है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कॉपी पेस्ट किया, बिल्कुल नहीं किया है। हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को तरीका अलग अलग जगह से लिया है, लेकिन हमारा कंटेंट है ना उसके अंदर भाई। अब तुम बोलोगे कि भाई अरे तूने तो भाई ये जो कंटेंट तू पढ़ा रहा है ये तो लक्ष्मीकांत पे दिया, लेकिन पढ़ाने का तरीका तो भाई मेरा है, बोलने का तरीका तो मेरा है। कंटेंट तो तुम भी पढ़ोगे, किताब से पढ़ोगे, लेकिन एग्जाम में लिखोगे कैसे वो तो तुम्हारा होगा ना, पर्सनल चॉइस होगा ना वो तो उसी तरीके से हमारा है भाई। यहाँ पे हमने साउथ अफ्रीका से कंसेप्ट लिया है कि अच्छा ये किया जाएगा, लेकिन दोनों हाउस में पास किया जाएगा, प्रेसिडेंट को अप्रूवल देना ही पड़ेगा, ये सब हमने लिया है, लेकिन उसके अंदर की टर्म एंड कंडीशन तो हमारी है। बस इतनी बात बोलना है मुझे, अब समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अब क्या प्रोसीजर होता है पहले वो समझ लेते हैं। सबसे बड़ी बात वो चीज़ें ही मैंने हाईलाइट कर रखी है यहाँ पे। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या स्टेट की असेंबली पास कर सकती, क्या बिल्कुल नहीं पास कर सकती, तो ओनली इन द पार्लियामेंट। अब क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ लिया जाएगा भाई, सुन लीजिए क्वेश्चन को, द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, या फिर ऐसा बोल दिया जाएगा गवर्नर कैन पास द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अरे गवर्नर कहां से पास करेगा भाई, गवर्नर को कहां से हक आ गया, कहां से किसने दिया गवर्नर को राइट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास करने का। अगर गलती से स्टेट असेंबली थोड़ा गुस्ताखी कर भी दे तो गवर्नर उसको रिजर्व कर देगा प्रेसिडेंट के लिए, वो कभी पास नहीं होगा बिल। समझ में आ गया। तो यहां पे स्टेट असेंबलीज को बिल्कुल पावर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए। पार्लियामेंट इज अ होल एंड सोल अथॉरिटी टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। आगे बढ़ते हैं। इट डज नॉट रिक्वायर प्रायर प्रेसिडेंशियल अप्रूवल। अभी प्रेसिडेंट की अप्रूवल कौन कौन सी चीज़ों में चाहिए होती है, देखिए मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले हम प्रेसिडेंट की अप्रूवल लेते हैं, इसलिए मनी बिल के लिए बोला जाता है प्रेसिडेंट को कि भाई उसको रिटर्न क्यों कर रहे हो, तुमसे ही तो पूछ के लाया है। ठीक है, दूसरा केस, जब हम स्टेट का नाम चेंज करते हैं, उसका राज्यों का नाम सिटी का नाम चेंज करते हैं, तो उस टाइम पे हम प्रेसिडेंट का एक तरह से अप्रूवल लेते हैं उसके लिए। राज्य सरकार जो होती हैं वो प्रेसिडेंट का सेंटर उसका अप्रूवल लेता है एक बार। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, राज्यसभा या लोकसभा कहीं भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं आप। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप सिर्फ, देखिए ये भी डाउट लगता है कि अच्छा लोकसभा को ज़्यादा पावर होगी, नहीं। वेन एवर इट कम टू, जब कभी भी बात आती है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, राज्यसभा इज इक्वल टू लोकसभा, बस इतना दिमाग में रखिए आप। राज्यसभा और लोकसभा को दोनों को इक्वल पावर यहां पे दी गई है। ठीक है, द बिल मस्ट बी पास्ड बाय ईच हाउस सेपरेटली। दोनों हाउस में सेपरेटली पास होगा, कैसे, स्पेशल मेजॉरिटी से, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप, जितने मेंबर्स है उसकी मेजॉरिटी, एंड
2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, मतलब समझ लीजिए अगर 543 इस टाइम पे टोटल वैकेंसी, लोकसभा का एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, इतने लोग हैं यहाँ पे, उसका आप मेजोरिटी ले लीजिए। अब क्योंकि देखिए हर रोज़ तो यार हमारे एमपी इतने नहीं है कि वो आके अटेंड करते हैं, सेशन बिल्कुल नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या चाहिए, इसकी मेजोरिटी अपने को होनी चाहिए। इसकी मेजोरिटी 50% + 1 मान लेता हूँ, मान के चलता हूँ कि 300 ही प्रेजेंट है, मान लो यार, अभी समझने के लिए मान लो बस 300 प्रेजेंट है। ठीक है, सॉरी स्पेशल मेजोरिटी मतलब टोटल मेंबरशिप का। अब उसके बाद उसका 2/3 ले लीजिए आप। तो कहने का मतलब है कि एटलीस्ट उस पर्टिकुलर डे पे जिस दिन ये अमेंडमेंट बिल पास हो रहा है, तो 543 की मेजोरिटी वाले लोग प्रेजेंट होने चाहिए और उसका 2/3 से प्रेजेंट एंड वोटिंग पास होना चाहिए वो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम स्पेशल मेजोरिटी। ओके, क्या यहाँ पे ज्वाइंट सेटिंग का प्रावधान है? ज्वाइंट सेटिंग, देखिए ज्वाइंट सेटिंग कभी भी बात होती है ना ज्वाइंट सेटिंग की, तो ज्वाइंट सेटिंग ऑलवेज हर्ट द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म, क्योंकि ज्वाइंट सेटिंग कभी भी लोकसभा को ज़्यादा पावर देता है। ज्वाइंट सेटिंग हमारे यहाँ पे से 3 बार ही बुलाई गई है। ठीक है, 3 बार से ज़्यादा नहीं बुलाई गई अभी तक। इसका मतलब समझते हैं आप कि ज्वाइंट सेटिंग जब अंडर आर्टिकल 108 जब बुलाई जाएगी तो वहाँ पे लोकसभा को ज़्यादा पावर है, लोकसभा उस बिल को ऐसी सिंपल मेजोरिटी से पास करा देगा। तो यहाँ पे जब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन जिसके आधार पे हमारा देश चल रहा है, तो कहने का मतलब ये है कि हम दोनों हाउस को इक्वल पावर देंगे, बात खत्म। राज्यसभा इज इक्वल टू लोकसभा, तो ज्वाइंट सेटिंग का प्रोविजन नहीं यहाँ पे। ओके, और जब ऐसा कोई अमेंडमेंट है जो फेडरल स्ट्रक्चर को हर्ट कर रहा है, फेडरल स्ट्रक्चर कैसे, जहां पे राज्यों को भी पावर होती है, हमारे यहाँ पे आपको पता है ना कि राज्यों को भी हमने पावर दे रखी है, तो वैसा कोई प्रोविजन है जैसे कि 7th शेड्यूल में कोई बदलाव किया जाएगा। 7th शेड्यूल में आपको पता है क्या आता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। अब इन लिस्ट के अंदर अगर आप कोई बदलाव करेंगे तो आपको राज्यों से भी परमिशन लेनी पड़ेगी। कितने राज्यों का अप्रूवल चाहिए आपको? एटलीस्ट हमारे पास 28 राज्य हैं, तो उसमें 50% + 1 राज्यों का आपको अप्रूवल चाहिए, मतलब 15 स्टेट राजी होने चाहिए उसके लिए कि हाँ ठीक है ये अमेंडमेंट चलेगा। उनके पास वो बिल भेजे जाते हैं एंड दे पास इट। तो एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, हमारे पास टोटल कितने भाई, सिंपल मेजोरिटी, वहां पे सिंपल मेजोरिटी से पास कराना पड़ता है, लेकिन स्टेट की परमिशन लेनी पड़ती है। ओके, और ये तो मैंने बाद में ऐड किया यहाँ पे। देखिए जब पार्लियामेंट यहाँ पे दोनों हाउस सेपरेटली पास करेगा बाय द स्पेशल मेजोरिटी, तो आपको क्या लगता है प्रेसिडेंट उसको डिनाई कर सकता है क्या? देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले था प्रेसिडेंट उसको डिनाई कर सकता है, लेकिन बाद में क्या किया गया, आफ्टर द 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऐसा कर दिया गया कि प्रेसिडेंट साहब उस बिल को रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेजेंगे, ना ही उस बिल को रिजेक्ट करेंगे। तो अब स्टेटमेंट ऐसा है कि प्रेसिडेंट कैन नॉट send the constitutional amendment bill for reconsideration and nor he can reject it। तो ना वो रिकंसिडरेशन के लिए भेजेंगे, ना ही उसको रिजेक्ट करेंगे, उनको अप्रूव करना ही पड़ेगा एनी हाउ, ही हैज टू अप्रूव इट। आप दिमाग में बैठा लो ये बात। और कौन से अमेंडमेंट के बाद? 24th अमेंडमेंट के बाद, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद। होपफुली आपके दिमाग में ये बात गई होगी। ये सब यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं जब हम किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पास कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट की पावर काफ़ी लिमिटेड हो जाती है जब हम यहाँ पे इसकी बात करते हैं। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हमारे बेसिक फीचर को वो कर सकता है क्या? बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं चेंज कर सकता है भाई। आपको पता होगा बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने हमारे मतलब सुप्रीम कोर्ट इसको टाइम टू टाइम पे ना इसको स्कोप को बढ़ाता रहता है। और केशवानंद भारती केस, आपको पता होगा केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973, उसमें बेसिक स्ट्रक्चर का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि भाई आप कॉन्स्टिट्यूशन को जितना मर्जी उतना अमेंड कर लो, लेकिन तुम बेसिक फीचर को हाथ नहीं लगाओगे, बेसिक फीचर को तुम टच नहीं करोगे। अब बोले भाई बेसिक फीचर क्या है? वो तो हम बताएंगे। समझ में आ गई बात? तो बेसिक फीचर सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम पे चेंज करता रहता है। अब उन्होंने कुछ बता दिया, एग्जांपल दे दिया बेसिक फीचर के लिए, बोला अच्छा तुम फंडामेंटल राइट के कुछ प्रोविजन को हाथ नहीं लगाओगे, तुम कुछ डीपीएसपी के कुछ प्रोविजन को तुम हाथ नहीं लगाओगे, तुम कुछ सेकुलर वर्ड है, अच्छा वो है फंडामेंटल इन नेचर है, उसको हाथ नहीं लगाओगे तुम। समझ में आ गई बात? तो टाइम टू टाइम पे द बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का स्कोप बढ़ता ही जा रहा है। तो कहने का मतलब है एक तरह से लिमिटेशन लगाता है हमारे पार्लियामेंटेरियन पे, हमारे लेजिस्लेचर पे, कि आप अपनी मर्जी से कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बदल सकते। अब बोला जाए कि 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, हम उसको बदल के 10 साल कर दे, 7 साल कर दे, अरे कैसे कर दोगे?
कैसे कर दोगे? वो जो जिन लोगों ने बनाया था उसको, वो कुछ सोच समझ के बनाया था ना। दे हैव केप्ट 5 ईयर, ठीक है, 5 ईयर इज अ लेजिटिमेट टाइम। इधर यूएसए में 4 साल ही है, ठीक है। तो देयर मस्ट बी सम रीजन। तो एक तरह से डिक्टेटरशिप वाली जो प्रावधान है ना, जो गवर्नमेंट्स अपनी मनमर्जी चलाती हैं, उस पर रोक लगाने के लिए आप देखेंगे, आप अगर हमारे आप थोड़ा करंट अफेयर पढ़ते होंगे या जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते होंगे आप लोग, आपको पता होगा कितनी सारी कंट्रीज ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा बदल दिया, सीधा ही बदल दिया। लेकिन हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट जो पिछले 10 साल से बनी हुई है, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो पाई कि वो बदल पाए, क्योंकि हमारे यहाँ की जुडिशरी स्ट्रांग है। तो डेफिनेटली कोई ना कोई तो बात है ना। अदरवाइज हमारे पड़ोसी देश में तो भाई क्या बोलना, उनके यहाँ पे तो कॉन्स्टिट्यूशन नाम का है बस, ठीक है, बार बार बदला गया है। उनका लिखा ही गया था कॉन्स्टिट्यूशन 9 साल बाद उनका होने के बाद, वो भी चला नहीं। 23 साल बाद उन्होंने इलेक्शन कराया पहला, और जब पहला इलेक्शन कराया तो एक नई कंट्री बन गई। तो ये तो हमारे हालात हैं आसपास के। तो समझिए कि फिर किस लेवल पे हमारी डेमोक्रेसी वर्क कर रही है विथ सच अ ह्यूज कंट्री, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे हमारा जुडिशरी काफ़ी स्ट्रांग काम कर रहा है, ये बात मान के चलते हैं। चलिए, काफ़ी ज्ञान हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे कितने टाइप के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं? देखिए 3 टाइप के होते हैं। एक होता है जिसको आप सिंपल मेजॉरिटी से पास करो, दूसरा होता है जिसमें आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है, और तीसरा होता है जिसमें आपको स्पेशल मेजॉरिटी प्लस आपको स्टेट की परमिशन चाहिए होती है। ये 3 टाइप के हैं, लेकिन आर्टिकल नंबर 362 में 2 टाइप को कवर किया गया है। इस वाले को कवर नहीं किया गया, सिंपल मेजॉरिटी वाले को कवर नहीं किया गया। तो जरूर ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जिसको हम सिंपल मेजॉरिटी से पास कर सकते हैं, विच इज नॉट द पार्ट ऑफ द आर्टिकल नंबर 368, बट वो अमेंडमेंट तो माना जाएगा, ठीक है। ऑफकोर्स बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं होंगी, तो उसको हमें दिमाग में रखना है कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हम सिंपल मेजॉरिटी से पास करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बदल सकते हैं, क्योंकि बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सिंपल मेजॉरिटी मतलब 50%, जितने भी पर्सन उस दिन अटेंडेंट है उसका 50% +1, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए, अब नया स्टेट बनाना है। देखिए आर्टिकल नंबर जो हमारा 2, 3 आपको देखने को मिलता है ना, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी वाला, उनके अंदर जो भी अमेंडमेंट किए जाते हैं वो सारे के सारे सिंपल मेजॉरिटी से किए जाते हैं। अगर किसी स्टेट का नाम बदलना है, कैसे किया जाएगा? किसी स्टेट का नाम बदलना होता है ना, या किसी स्टेट के बंटवारे करने हैं, जैसे आपको लगता होगा बहुत बड़ा चीज़, अरे भाई बड़ा है, लेकिन यहाँ पे उसको सिंपल मेजॉरिटी में रखा गया, बहुत ही सिंपल मेजॉरिटी में उसको रखा गया है, ठीक है। आप किसी राज्य की स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, आर्टिकल नंबर 169 के तहत सिंपल मेजॉरिटी से कर सकते हैं आप, ठीक है। आप पार्लियामेंट के रूल एंड प्रोसीजर बदल सकते हैं, रूल एंड प्रोसीजर इन पार्लियामेंट, आप इसको सिंपल मेजॉरिटी से बदल सकते हैं। आप पार्लियामेंट के अंदर कौन सी लैंग्वेज बोलनी है, यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज होगी, कौन सी लैंग्वेज होगी, इसको यहाँ पे सिंपली आप बदल सकते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जज को आप क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अब देखिए, आपको लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को, मतलब जुरिस्डिक्शन को आप कम कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को आपको बढ़ाना है तो सिंपल मेजॉरिटी चाहिए आपको, ठीक है। जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, उसके बाद आप यूनियन टेरिटरी आपको किसी को बनाना है, जैसे किसी राज्य को आपने देखा होगा ना, यूनियन टेरिटरी बना दी जाती है, यूनियन टेरिटरी को मर्ज कर दी जाती है, वो सबका सब आप सिंपल मेजॉरिटी से कर सकते हैं, सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है। पार्लियामेंट के अंदर कोरम क्या होता है? 10% होता है, कोरम को बदल दीजिए आप, ठीक है। ये सब चीजें होती हैं यहाँ पे। आप 5th एंड 6th शेड्यूल में जो बदलाव करेंगे उसके लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, ओके। मतलब 5th और 6th शेड्यूल आपको पता होगा शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब से डील करता है, तो दोनों में जो बदलाव करने हैं आप सिंपल मेजॉरिटी से कर सकते हैं। आप 2nd शेड्यूल जिसके अंदर पैसे की बात होती है, एमोलमेंट्स की बात होती है, अलाउंसेस की बात होती है, प्रिविलेजेस की बात होती है, वो सब आप चेंज कर सकते हैं। तो 2nd शेड्यूल आप पूरा बदल सकते हैं सिंपल मेजॉरिटी से। यहां तक कि आप 1st शेड्यूल भी बदल सकते हैं यार, क्योंकि 1st शेड्यूल में मेनली क्या आता है, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स आते हैं, नेम चेंज आता है, वो सब आप बदल सकते हैं सीधा, करेक्ट। तो आप 1st शेड्यूल बदल सकते हैं, 2nd शेड्यूल बदल सकते हैं, 5th एंड 6th शेड्यूल आप बदल सकते हैं, ओके। हाँ, एक और बात, जो सबसे बड़ी बात, आपको पता होगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, CAA बोलते हैं ना, CAA 2020 में आया था, जिस साल कोरोना आया था हमारी कंट्री में, CAA।
कितना हा हुल्ला हुआ था, कितना ज़्यादा हुआ था बड़ा, उसको मालूम है, उसको सिंपली आप सिंपल मेजॉरिटी से चेंज कर सकते हैं। सबको लगता होगा बहुत बड़ी चीज़ है, बड़ी चीज़ है। अरे भैया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है, जो 1955 वाला उसको अमेंड किया जाता है, उसको हम सिंपल मेजॉरिटी से अमेंड करते हैं, सिंपल। ठीक है, इतना बड़ा हल्ला हुआ था, तो ये सब चीज़ें हम बदल सकते हैं सिंपल मेजॉरिटी से। तो ये सब चीज़ें आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जाती है। एक लिस्ट बना लेंगे आप, अगर बुक रेफर करते हैं तो जस्ट रेफर द बुक, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। 2 एग्जाम्पल आपको यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए दिए, ये सारी चीज़ें आपको बता दी मैंने। ठीक है, चलिए अब सिंपल मेजॉरिटी क्या आर्टिकल नंबर 368 में कवर है क्या, नहीं है। एग्जाम में पूछा जाए भाई आर्टिकल नंबर 368 में सिर्फ और सिर्फ कितने टाइप की मेजॉरिटी, कितने टाइप का अमेंडमेंट है, 2 टाइप का, 2 टाइप का अमेंडमेंट है बस। कौन सा, एक है स्पेशल मेजॉरिटी से और दूसरा है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट्स की परमिशन। कितने स्टेट की, हाफ ऑफ द स्टेट्स की परमिशन चाहिए, हाफ ऑफ द स्टेट प्लस 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्पेशल मेजॉरिटी अगेन वही केस है, क्या है, मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप उस दिन प्रेजेंट होनी चाहिए और उसका 2/3 से उस बिल को पास किया जाना चाहिए। कौन कौन सी चीजें यहाँ पे रहेंगी भाई जो स्पेशल मेजॉरिटी से हम पास करना चाहते हैं, ऑफ कोर्स ये बातें काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी यहाँ पे। अगर आप फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस लाना चाहते हैं, क्या फंडामेंटल राइट पूरा का पूरा, देखिए क्वेश्चन नहीं आता है, समझिए यहाँ पे, क्या पार्लियामेंटेरियन, क्या हमारा पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को बदल सकता है, बिल्कुल बदल सकता है, लेकिन क्या वो बेसिक स्ट्रक्चर को बदल सकता है, नहीं। तो अगर कोई पूछे क्या पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, नहीं, ऐसा नहीं बोला गया है। कुछ चीजें बोली गई हैं बेसिक राइट्स में, जैसे रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, ये सब चीजें बेसिक फीचर का पार्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो आपसे क्वेश्चन इतना, मतलब बहुत ही ना फाइन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या पार्लियामेंटेरियन या हमारा लेजिस्लेचर हमारे फंडामेंटल राइट को बदल सकता है या नहीं बदल सकता, बदल सकता है। क्या वो बेसिक फीचर को हाथ लगा सकता है, नहीं लगा सकता, बात खत्म। क्या पूरा फंडामेंटल राइट बेसिक फीचर है, नहीं है। क्या पूरा डीपीएसपी बेसिक फीचर है, नहीं है भाई। तो दे कैन अमेंड बट दे कांट टच दे कांट चेंज द बेसिक फीचर, सिंपल सी बात है। चलिए अब यहां पे अब और भी बहुत सारी चीजें हैं जो फर्स्ट एंड थर्ड कैटेगरी में नहीं आती हैं, वो सारी चीजें यहां पे ऐड हो जाती हैं। तो बेसिकली आपको इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे था, बस एक कंडीशन पूछी जाती है। ओके, अब यहां पे तीसरी बात आती है भाई स्पेशल मेजॉरिटी से। देखिए स्पेशल मेजॉरिटी और रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट, ये वाला केसेस हैं जहां पे आप देखेंगे कि फेडरल फीचर हर्ट हो रहा है। अब देखिए फेडरल फीचर समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि फेडरल फीचर मतलब क्या होता है। हम यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर की बात करते हैं। सबसे ऊपर होता है यूनियन, फिर होता है स्टेट, और स्टेट का ही एक पार्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं, पंचायत और म्यूनसिपैलिटी। तो चलिए यूनियन और स्टेट की बात यहाँ पे करते हैं। यूनियन पावर यहाँ पे शेयर करता है स्टेट के साथ, पावर शेयरिंग एक तरह से। तो अब अगर आप पावर शेयरिंग में जो भी चेंजेस करेंगे उसके लिए, और ये समझिए आप कि जहां भी स्टेट गवर्नमेंट का अपना कोई ना कोई योगदान है किसी भी चीज़ में, उस चीज़ के अंदर आप अगर अमेंडमेंट करेंगे, जो भी चेंजेस करेंगे, सो इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्टेट से परमिशन लेनी पड़ेगी। ये बात आपको समझ लीजिए। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ आपको। प्रेसिडेंट का इलेक्शन, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उस केस में प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या होता है। अब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आपको पता होगा इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं स्टेट असेंबली के, वो पार्ट लेते हैं। अब आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन में बदलाव लाएंगे तो डेफिनेटली आप स्टेट असेंबली से परमिशन लेने पड़ेगा ना आपको, ठीक है। आप अगर 7th शेड्यूल में कोई बदलाव लाएंगे, 7th शेड्यूल में क्या होता है, यूनियन और स्टेट के बीच में सब्जेक्ट का डिवीजन हुआ है और कॉन्करेंट लिस्ट, इनमें कोई बदलाव करेंगे तो आपको स्टेट की परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। आप अगर अपना इसके अंदर राज्यसभा का इलेक्शन प्रोसेस में अगर आपको बदलाव करना है, क्योंकि राज्यसभा में कौन से लोग जाते हैं, राज्यसभा में लोग जाते हैं वो स्टेट से उठ के जाते हैं, ठीक है। स्टेट के अंदर इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं और राज्यसभा में भेजे जाते हैं। अगर इसके अंदर आप कोई बदलाव लाएंगे तो स्टेट से आपको पूछना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात आपको। और यहां तक कि आर्टिकल नंबर 368 में भी अगर कोई बदलाव लाएंगे तो आपको स्टेट गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे पर एक टर्म आ गया ना, थर्ड वाला, रेटिफिकेशन बाय द स्टेट, तो स्टेट का रोल आ गया यहाँ पे। तो पूरा का पूरा अगर आर्टिकल 368 में बदलाव लाएंगे तो आपको स्टेट से पूछना पड़ेगा। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के में कोई चेंजेस ला रहे हैं या हाई कोर्ट के अंदर कोई बदलाव ला रहे हैं, मतलब प्रोसीजर्स में या फिर वहां पे उनके पावर एंड फंक्शन में कोई अमेंडमेंट कर रहे हैं, तो आपको स्टेट से पूछना पड़ेगा, ठीक है। तो समझ गए होंगे। आखिर मेरा बोलने का मतलब है कि जहां जहां भी आप देखेंगे
फेडरल फीचर के अंदर फेडरल फीचर इन्वॉल्व हो रहा है, वहाँ पे आपको अगर बदलाव लाना है तो आपको राज्यों से पूछना पड़ेगा। यही वो चीज़ है। बस यहाँ पे आपको कंसेप्ट थोड़ा दिमाग में रखना है, क्वेश्चन आए तब, और जब क्वेश्चन ऐसे फ्रेम किया जाता है, जब आपके सामने ऑप्शन आता है तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई कहाँ पे स्टेट्स का यहाँ पे योगदान है, कौन कौन सी जगह पे है। इसके लिए आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग थोड़ी पॉलिटिक्स की और थोड़े कॉन्स्टिट्यूशन की होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वही केशवानंद भारती के बेसिक स्ट्रक्चर को आप हर्ट नहीं कर सकते। कोर प्रिंसिपल जो हमारे हैं ये सब, इनको आप हाथ नहीं लगा सकते, ये रहेंगे ही रहेंगे। तो ये हमारा पर्पस है एक तरह से। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोला गया, फ्लेक्सिबल भी बोला गया है प्लस रिजिड भी बोला गया। देखिए इतना बड़ा बड़ा प्रावधान, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जिसके ऊपर इतना बड़ा बवाल हो गया था, उसको हम इतना फ्लेक्सिबली चेंज कर लेते हैं, सिंपल मेजोरिटी से चेंज कर लेते हैं। वेयर एज ऐसे कुछ प्रावधान है कि जहां पे हमें मतलब सर दुख जाएगा हमारा उसको अमेंड करने के लिए। प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं कर पाएंगे हम लोग, बहुत डिफिकल्ट है, आपको राज्यों से भी परमिशन लेनी पड़ेगी। ओके, तो कहने का मतलब है कि दैट्स वाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड एज अ फ्लेक्सिबल एंड एज वेल एज रिजिड। ठीक है, तो ये बात हमारी यहां पे की जा रही है। चलिए अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देख लेते हैं जो हमें एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में आया था, जिसके थ्रू हमने 9th शेड्यूल को ऐड किया है। जो 9th शेड्यूल को देखो क्या किया गया था कि 9th शेड्यूल उन्होंने बनाया कि हम जो भी कुछ लॉ बनाएंगे ना उसको हम 9th शेड्यूल में डाल देंगे, विच विल बी नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। लेकिन बाद में उसको IR खोलो जो क्योलो केस है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखिए भाई हम उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। 2007 में आई थिंक केस आया था वो। ओके, उसके बाद ये वाला टर्म तो भाई बहुत बार पूछा गया है, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी जो 3 टर्म है हमने कब ऐड किया था, 42nd अमेंडमेंट के बाद। और 42nd अमेंडमेंट को तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। ये हमारा आया था किसके टाइम पे, इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट के टाइम पे आया था, इमरजेंसी के टाइम पे आया था। बहुत सारे चीज़ें चेंज की गई थी और बहुत सारी चीज़ें जो चेंज की थी उन्होंने उसको रेटिफाई किया गया था 44th के बाद। ठीक है, तो ये 3 तो आपसे पूछा ही जाता है। फंडामेंटल ड्यूटीज, उन्होंने बोला भाई फंडामेंटल राइट तो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, लेकिन लोगों का कुछ अपना वो भी तो रहेगा, कुछ देश के प्रति राइट्स भी तो, ड्यूटी भी तो होनी चाहिए। तो उन्होंने बोला भाई स्वर्ण सिंह कमेटी आ जाइए, बैठिए और फंडामेंटल ड्यूटी के ऊपर विचार करिए। तो 10 फंडामेंटल ड्यूटी उस टाइम ऐड की थी। 11वीं वाली फंडामेंटल ड्यूटी जो राइट टू एजुकेशन वाली बात करता है वो हमने ऐड की 2002 में। ठीक है, तो उस टाइम पे टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटी है इन पार्ट 4A, आर्टिकल नंबर 51A के अंदर आता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जिस बेसिस पे हमने लगाया था इमरजेंसी, इंटरनल डिस्टर्बेंस, उसको हमने चेंज किया आर्म्ड रेबेलियन से। यहां तक कि कैबिनेट वर्ड भी जोड़ा गया है आर्टिकल नंबर 352 में अंडर 44th अमेंडमेंट एक्ट। ये सबसे सुपर डुपर है 61st अमेंडमेंट। हमने क्या किया था भाई, वोटिंग एज 21 साल से 18 साल किया था। ये डायरेक्टली पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार है, PYQ इसको लिख देता हूं मैं। ठीक है, चलिए 73rd 74th तो मैं बार बार बता चुका हूं कि पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज, म्यूनसिपैलिटी, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हमने ऐड किया है भाई। वही अभी 86th अमेंडमेंट बताया मैंने, जिसको हमने राइट टू एजुकेशन, इसको 2-3 जगह पे ऐड किया गया। इसको हमने फंडामेंटल राइट में भी ऐड किया और हमने फंडामेंटल ड्यूटी में किया, लेकिन दोनों की डेफिनेशन थोड़ी अलग है। फंडामेंटल ड्यूटी में क्या लिखा है, इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स। पेरेंट्स की ड्यूटी बताई गई है कि बच्चों को क्या करें, बच्चों को एजुकेशन के लिए भेजें वो। ठीक है, और यहाँ पे इसको लिखा गया है, जब हम राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं वहाँ पे लिखा गया है कि बच्चों को, सरकार की भाई ड्यूटी है कि बच्चों को फ्री एंड फेयर एजुकेशन दे। वो यहाँ पे लिखा गया। एज का यहाँ पे डिफरेंस है, साथ से एज थोड़ा मैटर करता है। यहाँ पे 6 to 14 दिया हुआ है और फंडामेंटल ड्यूटी में साथ से डिफरेंट एज, साथ से 1 से 6 साल वहाँ पे दिया हुआ है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, या फिर देखना पड़ेगा एक बार, मुझको इतना रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैं, आई विल लुक इनटू दिस। 97th कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई है। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी हमने ऐड की। और ये वाले अमेंडमेंट तो बिल्कुल याद रखिए यार, आजकल बहुत पूछे जाते हैं, सीधा मैच द फॉलोइंग में आता है, क्योंकि ये सब रिसेंट वाले हैं। GST हमने कब ऐड किया भाई, 2016 में हमने, क्योंकि सेपरेट हमने GST काउंसिल बनाई 279A में हमने बनाई है। उसके बाद ये हमने ऐड किया आर्टिकल नंबर 338B में, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। ठीक है, ये भी मैंने पढ़ा रखा है, प्लीज़ देखिए इसको। 103rd, इसके ऊपर तो लिटरली SSB में दुनिया भर का डिस्कशन हुआ था। 10% रिजर्वेशन दे दिया गया इकोनॉमिकली, EWS कैटेगरी बनाई गई यहाँ पे, ये भी पूछा जाता है। और हमने 104th अमेंडमेंट एक्ट, जिसके थ्रू हमने SC/ST रिजर्वेशन बढ़ा दिया 10 साल के लिए। और साथ ही साथ आर्टिकल नंबर 333 किसके लिए था, एंग्लो इंडियंस के लिए। ठीक है, उनको रिप्रेजेंटेशन दिया जाता था स्टेट में एंड एज वेल एज द
सेंटर में, मतलब लोकसभा में उनके लिए 2 नॉमिनेशन थे और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 1 नॉमिनेशन था, उसको हमने खारिज कर दिया। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे, कुछ इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैं सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा इसके लिए, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए, जिसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, कौन कौन से पूछे गए हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पे हम वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ शेयर करिए दोस्तों के साथ और खुद वॉच करिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।